नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की दिल्ली के दंगल में एंट्री की। योगी ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को यमुना में स्नान का चैलेंज दे दिया। इसके साथ ही बात होगी मिल्कीपुर के महाभारत की, जहां कल सीएम योगी प्रचार करने जाएंगे। बीजेपी की तरफ से मंत्री और विधायकों की फौज पहले से मिल्कीपुर के दंगल में मौजूद है। साथ ही जानेंगे इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। 150 सीटों पर अकेले लड़ने वाली है, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। और फिर बात करेंगे ओपी राजभर की पार्टी में उनके ही रिश्तेदार और राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने सेंधमारी कर दी है कि राजभर की पार्टी के 6 पदाधिकारी महेंद्र राजभर की पार्टी में शामिल हो गए। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मिल्कीपुर के दंगल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीएम योगी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कल उनकी पहली रैली होनी है। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहले ही मिल्कीपुर में प्रचार कर चुके हैं। हैरिंगटन की बात कर ले, हैरिंगटनगंज के पलिया चौराहे पर सीएम योगी की जनसभा कल होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश का नाम टॉप पर है। एसपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 6 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मिल्कीपुर में पहले ही उतार रखी है। बीजेपी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर भी अपने मंत्री और विधायक उतार दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहली रैली किराड़ी में की। अपने भाषण में सीएम योगी ने सबसे पहले यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी अपनी जनसभा में किया। थोड़ी देर पहले पूरी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली और यूपी मॉडल की तुलना करके बताया किस तरह से यूपी से लगता हुआ ओखला है, वहां उद्योग डेवलप नहीं हुए, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बसा दिए गए। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे ही पूरे नहीं कर पाई। सीएम योगी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमने कैबिनेट के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा कि यहाँ पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। दिल्ली में गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर भी सीएम योगी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और इसका खामियाजा मथुरा वृंदावन के संतों और श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। सीएम योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर प्रचार किया। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में सीएम योगी ने रैली की। सीएम योगी की दिल्ली में कुल 14 जनसभा होनी है। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, 1 फरवरी को पालम, बिजवासन, द्वारका में सीएम योगी रैली करेंगे। सीएम योगी की चुनाव प्रचार में एंट्री को बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। इसकी गवाही कुछ आंकड़े भी देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में योगी ने 14 सीट पर प्रचार किया, जिनमें से 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर प्रचार किया और चारों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, यानी 100% स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 जगहों पर प्रचार किया और 17 जगह बीजेपी को जीत मिली। यहाँ स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यूपी की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। योगी की रैलियों की खास बात यह भी है कि उनके दिए नारे पूरे चुनाव की दिशा ही बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूमता रहा। सीएम योगी ने और भी कई नारे दिए, जैसे नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिए गए नारे, न रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर बैठा गुंडा, और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई भी खूब सुर्खियों में रहे। दिल्ली में बीजेपी 32 साल से सत्ता के लिए तरस रही है। पहले कांग्रेस ने उसका इंतजार बढ़ाया और फिर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करेगी। अब देखना ये है कि दिल्ली के दंगल में सीएम योगी के प्रचार का कितना असर होता है। नोएडा की सड़क देखो, नोएडा के शिक्षण संस्थान देखो, वही दिल्ली की सड़कों का हाल देखो। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार लानी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, रामलला का मंदिर बन गया, उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उसके बाद तमाम जो देश भर में मंदिरों की स्थापना की जा रही है। तो आप दिल्ली में भी अगर विकास करना है, आस्था का श्रमदान आप चाहते हो, तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कैमरा पर्सन पटक के साथ पवन गौड़, दिल्ली। मिल्कीपुर के दंगल में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी की कल पहली रैली है। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहले ही मिल्कीपुर में प्रचार में जुटे हैं और बताया जा रहा है कि पलिया चौराहे पर भी सीएम योगी की जनसभा होगी। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अखिलेश का नाम टॉप पर है। एसपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 6 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मिल्कीपुर में पहले ही उतार रखी है। बीजेपी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर भी अपने मंत्री और विधायक उतारे हैं। मिल्कीपुर के दंगल में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी मिल्कीपुर में शुक्रवार से चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी की जनसभा हैरिंगटनगंज के पलिया चौराहे पर होगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये सीएम योगी की मिल्कीपुर में पहली जनसभा होगी। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वहीं इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मिल्कीपुर उपचुनाव के मैदान में उतार रखी है। बीजेपी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर भी अपने मंत्री और विधायक उतारे हैं। पूरी विधानसभा के हर बूथ से
कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, सबका यहाँ समागम होने वाला है। एक तरह से एक महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित है। एक महाकुंभ यहाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आयोजित होगा और यहीं से एक बड़ा संदेश जनता में जाएगा और मिल्कीपुर विधानसभा में महाराज जी के काम पर, मोदी जी के काम पर और उनके लॉ एंड ऑर्डर पर, सुशासन पर और पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक उतरी हैं, उनके आधार पर मिल्कीपुर विधानसभा को एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर के चुनावी रण में बीजेपी ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। अपर्णा ने यादवों को सनातनी बताया है। अपर्णा यादव ने रामलला के दर्शन किए और फिर जनसंवाद करने मिल्कीपुर पहुंची। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जितने अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखते हों, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया है कि मिल्कीपुर में बीजेपी की लहर है। बीजेपी 50,000 से ज्यादा के अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतेगी। 50,000 से ऊपर के आंकड़े के अंतर से हम वहां जीतने जा रहे हैं। उससे सबक लिया है वहां की जनता ने। वहां जातीय बंधन भी टूटने जा रहा है और धर्म का भी बंधन टूटने जा रहा है। अयोध्या जी का जो विकास हुआ है उसकी स्वीकार्यता कहां तक है, इसको भी प्रमाणित करेगा परिणाम। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम BP समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है। SP ने जहां अयोध्या से अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है, वहीं बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाकर ये संदेश दिया है कि जमीन स्तर के कार्यकर्ता का भी पार्टी में पूरा सम्मान है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लगा है एक बड़ा झटका। उनकी पार्टी के 6 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में शामिल हो गए। इन्हें नया पद और जिम्मेदारी भी दे दी गई है। ओपी राजभर की पार्टी में सेन किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदार और राजनीतिक विरोधी महेंद्र राजभर ने लगाई है। अब देखना यह है कि ओपी राजभर के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कैसे वो अपना सियासी बदला ले पाते हैं। ओपी राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में शामिल होकर उनकी पार्टी का झंडा बुलंद करने का संकल्प लिया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर की मौजूदगी में SBSP के कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देकर महेंद्र राजभर की पार्टी में शामिल हो गए। राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने के बाद मोहम्मद जाकिर को अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनका आरोप है कि लगातार ओपी राजभर की पार्टी में काम किया लेकिन उन्हें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में शामिल होते ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसको वो पूरा करेंगे। काफी दिनों से मेहनत करते करते उसमें कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर आके ये पार्टी हमारे सब कुछ लोग हमारे जानने वाले यहाँ पर, तो हमने ये पार्टी ज्वाइन की है और इसमें पार्टी ज्वाइन की है। जैसे वहाँ काम किया था तन मन लगा के, यहाँ पे भी अब जाके करके अपने मुरादाबाद में अपना झंडा खड़ा करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है और लोगों का देखना है, छोटे बड़े का, गरीबों का, उनका सहयोग करना है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी साल 2027 की तैयारी शुरू कर चुकी है। उनकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता के सामने उनकी पार्टी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है।
27 की तैयारी को लेकर के हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग अपने काम में लगे हुए हैं। संगठन हम लोगों का दिन दुगना रात चौगुना कैसे मजबूत होगा, इस विषय को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। जैसे अभी इंद्रजीत राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। आज इनको भी हमने छोटी एक जिम्मेदारी देने का काम किए। विधानसभा का इनको महासचिव बनाया गया। मऊ के निजी प्लाजा में 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में बड़ी सेंधमारी कर दी है। अब देखना यह है कि अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पाला बदलने पर ओपी राजभर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी महेंद्र राजभर पर क्या पलटवार करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक मॉल में 24 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म स्काई फोर्स को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। उसकी शहीद स्क्वाड लीडर अजामत बोपिया देवैया की कहानी पर स्काई फोर्स मूवी बेस्ड है। शहीद अजामत देवैया के परिवार के लिए इस खास शो का आयोजन किया गया था। इस शो के लिए फिल्म में AB देवैया का रोल निभाने वाले वीर पहाड़िया मुंबई से बेंगलुरु पहुंचे। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के दौरान की है। सरगोधा एयरबेस पर मिशन के दौरान गायब हुए स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया की सच्ची दास्तां के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और फिल्म में अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया ने मुख्य भूमिका निभाई है। The movie will it'll reach all this generation and they'll know what our history was about, Indian history, especially that war. Yeah, and the role of the armed forces. Yeah, you did total justice. Because you had to emote a lot with just your eyes. कुछ ही घंटों पहले मुंबई से आया था और जब मैंने उनका रिएक्शन देखा तो मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि मैं किसी के दिल को छू पाया। और पर यही नहीं, मुझे लगता है इस कहानी के द्वारा ये कहानी इतनी अनोखी है और इतनी अनसुनी है कि मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के मतलब अगले 100 साल के लिए लोग स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया की वीरता को याद रखेंगे और उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। उनकी कहानी सुनते सुनते और उनका जो पुरस्कार मिला वो जंग के 23 साल बाद मिला था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।